हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनटमेट्स। सो आज हम करने लगे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। सो बेसिकली हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, इसमें हम डीएनए जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसकी हम एक और कॉपी बनाते हैं। प्रोसेस बाय विच टू न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर फॉर्म, दिस इज़ नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, जब हम सेल डिविजन्स करते हैं तो उसमें हमारे पास जो डीएनए है वो एक सेल से जो डीएनए है वो दो सेल्स में जाता है, तो उसके लिए हमारे पास रेप्लिकेशन होती है जिसमें डीएनए की कॉपी बनती है। जो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन है ये हमारे पास होता है सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है, लेट सपोज ये हमारे पास है पेरेंटल डीएनए। अब पेरेंटल डीएनए से हमारे पास दो डटर डीएनए बनेंगे, मीन्स के ये हमारे पास एक सेल है, इससे हमारे पास दो सेल्स बनते हैं। अब इन दो सेल्स के लिए इस एक ही डीएनए से हमारे पास जो रेप्लिकेट होती है, अब वो किस तरह होता है, लेट सपोज इसके जो दो स्ट्रैंड है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है। अब जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा इसमें एक हमारे पास इसके साथ आएगा, एक हमारे पास इसके साथ। सो ये जो हमारे पास पर ये हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मीन्स के हमारे पास जो पेरेंटल डीएनए था वो 50% एक सेल में चला गया, 50% दूसरे सेल में चला गया, वो फुली एक सेल में कंजर्वेटिव नहीं है, तो इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। इसके बाद हमारे पास जो डीएनए रेप्लिकेशन था ये सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया में किया गया था, और वहाँ से ही जो डीएनए का रेप्लिकेशन है इसका कंसेप्ट आया था, और फिर उसके बाद यूकैरियोट्स में। आज जो हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, ये बेसिकली जो ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन हम उसी को प्रोकैरियोट्स में जो है वो करेंगे, लेकिन एंड में हम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में जो डिफरेंसेस है वो करेंगे। बाकी मैक्सिमम जो स्टेप्स है वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में सेम है, बस कुछ जगह पर कुछ एंजाइम डिफरेंस होते हैं जो डिफरेंट काम करते हैं, बाकी प्रोसेस सेम टू सेम होता है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक फ़ीचर है डीएनए रेप्लिकेशन का वो ये है कि हमारे पास जो रेप्लिकेशन ये हमारे पास बाई डायरेक्शनल होता है और नॉन सेलेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब है, और जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव होता है। इसका मतलब ये है जो हमारे पास रेप्लिकेशन है, अब ये सारा डीएनए है, इसने डटर सेल में जाना है, तो इसमें ये नहीं है स्पेसिफिक नहीं कि लेट सपोज इस एरिया को रेप्लिकेट करो, इस वाले एरिया को ना रेप्लिकेट करो, इसको रेप्लिकेट करो, इसको ना करो। ये आपके पास एक तो नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है, जितने भी जीन्स है सारे के सारे रेप्लिकेट होंगे, और बाई डायरेक्शनल होगा। बाई डायरेक्शनल मीन्स के आपके पास जो एक स्ट्रैंड है इस साइड पे भी रेप्लिकेशन होगा, मीन्स के इस साइड पर भी रेप्लिकेशन होगा और इस साइड पर भी रेप्लिकेशन होगा, दोनों साइड पर सेम टाइम पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। जबकि हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, उसमें हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए स्क्रिप्ट बनाते हैं आरएनए, और वो हमारे पास सेलेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए लेट सपोज थायराइड हार्मोन है या एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, वो बनाने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक जो जीन होगा, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक स्पेसिफिक जीन है जो एपिनेफ्रिन बनाता है, तो हम इसी जगह को इससे आरएनए बनाएंगे, ना कि सारे जीन को इससे आरएनए बनाएंगे। तो ये ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास सेलेक्टिव है, लेकिन हमारे पास जो रेप्लिकेशन ये बाई डायरेक्शनल एंड नॉन सेलेक्टिव है। तो ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स थे डीएनए रेप्लिकेशन के। अब इसके बाद हमारे पास स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन है, इसके 3 स्टेप्स है बेसिकली। इनिशिएशन है, इलोंगेशन है एंड टर्मिनेशन है। सबसे पहले हम इनिशिएशन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। इनिशिएशन में हमारे पास सबसे जो पहला काम है वो क्या है, जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए से स्ट्रैंड बनाते हैं। हमारे पास डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन अगर ये डबल स्ट्रैंडेड इस पर हमारे पास वो एंजाइम काम नहीं करते जो डीएनए बना सकते हैं, उनको एक स्ट्रैंड चाहिए होता है एंजाइम बनाने वो डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सेपरेशन होता है, मीन्स कि ये आपके पास दो स्ट्रैंड्स है, इनमें से सेपरेट होना। ये आपके पास दो स्ट्रैंड है, इसमें ऐसे सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास ऐसे आ रहा है और यहाँ पर आपके पास ये सेपरेट होते हैं, और इसमें हमारे पास सेपरेशन कहाँ पर होती है इसकी स्पेसिफिक चीज़ें हैं। यह हमारे पास स्पेसिफिक लोकेशन है, इसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक स्पेसिफिक जगह है, और उसमें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उसका नाम है कंसेंसस सीक्वेंस। और ये जो सीक्वेंस है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स कौन से हमारे पास होंगे, AT एडेनोसिन एंड थाइमिन। मीन्स कि आपके पास एक जगह पर A होगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट T होगा, यहाँ पर A होगा तो इधर T होगा, यहाँ पर T होगा तो यहाँ पर A होगा। अब ये हमारे पास AT एरिया जो है ये स्पेसिफिक यहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन Q होती है, हमारे पास GC से Q नहीं होती फॉर एग्जांपल। तो इसमें अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लेक्चर में याद हो, जो हमारे पास AT है इनमें हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो डबल बॉन्ड है इनको तोड़ने में हमें आसानी होती है, इनको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए
जो हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहाँ पर AT रिच एरिया होता है जिसका नाम है कंसेंसस सीक्वेंस, और इसकी मेल्टिंग आसानी से होती है। जो GC वाला एरिया है यहाँ पर मेल्टिंग बहुत टाइम लेता है। सो इसीलिए हमारे पास AT रिच एरिया में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद हमारे पास फिर क्या है आगे, फिर हमारे पास जब रेप्लिकेशन होगा यहाँ पर हमारे पास प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक हो गया। प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स हमारे पास रेप्लिकेशन से पहले जो कॉम्प्लेक्स बनता है जिनमें जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं रेप्लिकेशन के लिए वो बनाते हैं एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स जिसमें डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। सो इनमें हमारे पास क्या क्या होते हैं, ओरिजिन रिकग्निशन प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकग्नाइज करते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिन ऑफ रिकग्निशन है। फिर वहाँ पर आएंगे स्पेसिफिक प्रोटीन, जब रिकग्नाइज हो जाएगा उसके बाद हमारे पास अब लेट सपोज यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ पर इस एरिया पर जब यहाँ पर रिकग्नाइज हो गया इसके बाद एक स्पेसिफिक प्रोटीन आएगा जो इन दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट करेगा, वो इन दोनों से खींचेगा, ये एज अ हुक लाइक है यहाँ से और यहाँ से इसको सेपरेट करेगा। और ये हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसका नाम है DNA A प्रोटीन। ये काम करेगा हमारे पास, ये दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेगा। जब ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे अब इसके बाद हमारे पास जो DNA वो डबल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पर स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। अब ये जो स्ट्रैंड है ये हमारे पास स्टेबल नहीं है, इनको स्टेबलाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन आता है दूसरा, उसका नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड बन गया तो यहाँ पर हमारे पास एक और प्रोटीन आएगा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन, और ये इस पूरे स्ट्रैंड को और इस पूरे स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करेगा। सो सबसे पहले ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा हमारे पास जो सिंगल स्ट्रैंड है DNA का, और इसके अलावा दूसरा क्या काम है, इसको प्रोटेक्ट करेगा न्यूक्लियस से, प्रोटेक्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। सो हमारे पास जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन है इसके दो काम है। सबसे पहले हमने इनिशिएशन में क्या किया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को मालूम किया, फिर उसके बाद दोनों स्ट्रैंड को DNA A प्रोटीन ने सेपरेट किया। फिर जो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए अब वो स्टेबलाइज होने के लिए हमारे पास दूसरा प्रोटीन रहता है ssDNA, वो इसको स्टेबलाइज भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है न्यूक्लियस से। अब ये तो काम हो गया, यहाँ पर हमारे पास ये जो स्ट्रैंड है ये सेपरेट हो गए। अब इसके बाद ये जो हमारे पास दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, अब ये सिर्फ इस जगह पर नहीं आगे भी जाना है और पूरे DNA को सेपरेट करना है ताकि जो रेप्लिकेशन है वो आगे भी कंटिन्यू हो सके। इसके लिए हमारे पास एक और स्पेसिफिक प्रोटीन है, एंजाइम है, उसका नाम है DNA हेलिकेज, और वो आपके पास यहाँ पर आएगा यहाँ से, और वो जो आपका DNA है इसको आगे की तरफ जाके सेपरेट करेगा दोनों जगह से। अब जब यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। ये वाला जो एरिया इसको कहते हैं रेप्लिकेशन बबल, और इस बबल में आपके पास एक और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक वर्ड है वो है रेप्लिकेशन फोर्क। अब ये क्या चीज़ है, एक है रेप्लिकेशन बबल, ये आपके पास है टोटल बबल, और जो आपके पास बबल के एंड में वाई शेप्ड ये वाला सीक्वेंस बन रहा है ये वाला, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। और यहाँ से रेप्लिकेशन फोर्क से आपका जो DNA हेलिकेज है वो यहाँ से स्टार्ट करता है आगे सेपरेशन। ठीक हो गया। सो ये आपके पास होता है सबसे पहला जो इनिशिएशन होता है उसमें ये प्रोटीन्स होते हैं और वो आपके पास स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो ये है कि आपके पास जो प्रोकैरियोट्स है, जितने बैक्टीरियाज है वगैरह है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनमें जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो हमारे पास सिंगल होता है। इनमें एक तो हमारे पास एक ही क्रोमोसोम होता है और वो हमारे पास सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, और इसमें जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो आपके पास एक है। जो यूकैरियोट्स है इनमें जो DNA है वो आपके पास लीनियर DNA है, और इनमें मल्टीपल ओरिजिन है, क्योंकि आपके पास जो एक सेल में यूकैरियोट के एक सेल में जो DNA है वो आपके पास ऑलमोस्ट 6 फीट तक है। सो इसमें मल्टीपल ओरिजिन होते हैं ताकि जो रेप्लिकेशन के प्रोसेस उसको स्पीड अप किया जाए। लेट्स सपोज यहाँ पर भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, और यहाँ से आपके मल्टीपल एरियाज़ पे सेम टाइम पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। सो इसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जो हमारे पास रेप्लिकेशन बबल जब क्रिएट हो जाता है, सो इससे क्या होता है कि इससे आगे जो DNA है वहाँ पर सुपर कॉइलिंग हो जाती हैं, और जो सुपर कॉइलिंग ये हमारे पास दो तरह के हैं। एक हमारे पास है पॉजिटिव कॉइलिंग, पॉजिटिव कॉइलिंग हमारे पास कहाँ पर रेप्लिकेशन 4 के आगे होगा, और नेगेटिव कॉइलिंग कहाँ पर होगा, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हमारे पास रेप्लिकेशन 4 के बिहाइंड होगा। सो हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर आपके पास जब आपके पास एक क्रोप हो
और उसको आपने पूरा सही से किया और आप उसमें से एक एरिया को कोड़ोगे तो बाकी जो एरिया है उसमें आपके पास सुपर कॉइलिंग हो जाती है। अब इस सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए डीएनए में हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम्स है जो इस सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करते हैं। उनमें हमारे पास है डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 और 4 जो है ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक में होते हैं। इसका जो डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 है इसका दूसरा नाम है प्रोकैरियोटिक में गायरेज। और हमारे पास जो यूकैरियोट्स है इनमें हमारे पास डीएनए टोपोआइसोमरेज 1 और टोपोआइसोमरेज 2 होते हैं। जो डीएनए टोपोआइसोमरेज 1 है ये हमारे पास एटीपी यूज़ नहीं करते, ठीक है, एक ये हमारे पास एटीपी यूज़ नहीं करते। जो डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 है ये हमारे पास एटीपी यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इनमें स्पेसिफिक पॉइंट क्या है। जो हमारे पास डीएनए टोपोआइसोमरेज 1 है ये हमारे पास एक स्ट्रैंड को, इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती है। लेट्स सपोज ये आपके पास एंजाइम है, इसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और एंडोन्यूक्लियस होता है, और दूसरा हमारे पास इसका जो बाइंडिंग साइट है, जो डोमेन है, वो हमारे पास होता है लाइगेज। अब ये क्या करता है, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर डीएनए है और इसमें सुपर कॉइलिंग हो गया, तो ये एंजाइम आके यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो आपके यहाँ पर जो टोपोआइसोमरेज 1 है वो एक स्ट्रैंड को कट लगाएगा, यहाँ पर उसको अलग करेगा। फिर उसके बाद जैसे ही वो अलग करेगा तो आपका जो डीएनए है वो आपके पास सीधा हो जाएगा, सुपर कॉइलिंग ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद ये जो लाइगेज डोमेन है ये आके आपके पास यहाँ पर दोबारा उस जो कट पोर्शन है डीएनए का वो आपके पास दोबारा लगवा देगा और इस तरह आपका जो सुपर कॉइलिंग उसको प्रिवेंट करेगा। जो हमारे पास है टोपोआइसोमरेज 2, इसकी एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स है। एक तो इसको एटीपी चाहिए, दूसरा ये क्या करता है, ये आपके पास दोनों स्ट्रैंड को कट लगाएगा, ठीक हो गया। ये मैक्सिमम आपके पास यूकैरियोटिक्स में आपके पास एक क्रोमोसोम तो नहीं होता, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। सो लेट सपोज आपके पास यहाँ पर भी ये भी हो रहा है, फिर यहाँ पर आपके पास एक और है और यहाँ पर आपके पास एक और है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो ये एंजाइम ये आएगा तो आपके पास यहाँ पर कट करके पूरा एक पीस को निकालेगा दोनों स्ट्रैंड्स का। जब सुपर कॉइलिंग खत्म हो उसके बाद ये आपके पास उसमें दोनों दोबारा लाइगेज करेगा। सो आपके पास टोपोआइसोमरेज 2 का ये एक्टिविटी है। सो टोपोआइसोमरेज 2 और 4 हमारे पास प्रोकैरियोटिक में होते हैं और हमारे पास 1 और 2 जो है वो यूकैरियोटिक में होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स है, एंटी कैंसर एजेंट्स इसको कहते हैं, और हमारे पास वो क्या करते हैं, इन एंजाइम्स को प्रिवेंट करते हैं। जब आपके पास ये एंजाइम प्रिवेंट हो जाएंगे तो इसके बाद आपके पास जो डीएनए रेप्लिकेशन है, जब सुपर कॉइलिंग होगी और उसको प्रिवेंट करने के लिए कोई एंजाइम काम नहीं कर पाएगा तो इससे क्या होगा कि आपका जो रेप्लिकेशन है वो आपके पास वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। सो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स है। जो हमारे पास टोपोआइसोमरेज 1 एंजाइम है इसके लिए हमारे पास है आइनोटेकिन और टोपोटेकिन एंजाइम ड्रग्स है, और जो हमारे पास टोपोआइसोमरेज 2 है इसमें हमारे पास है एटिपोसाइड्स और टेनोपेसाइड्स। ये क्या करते हैं, ये जो ड्रग्स है ये हमारे पास जो लाइगेज एंजाइम है इसका जो न्यूक्लियस है इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। सो ये क्या करेगा, आपके पास मल्टीपल जगह पर डीएनए को कट करेंगे, लेकिन इसने जो लाइगेज है इसको इनहिबिट किया होता है। सो एंजाइम आपके पास कट हो जाएगा, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे डीएनए के, लेकिन वो आपके पास जो लाइगेज वाला डोमेन है वो आपके पास इनहिबिटेड है। सो आपके पास फिर जो डीएनए है वो लाइगेज नहीं हो जाएगा, दोबारा एक दूसरे के साथ जुड़ेगा नहीं। सो इससे आपका रिप्लिकेशन भी नहीं होगा। जब रिप्लिकेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेंगे और ना ही सेल साइकिल होगा और ना ही आपके पास न्यू सेल्स बनेंगे। सो ये हमारे पास इस तरह के ड्रग्स है। और प्रोकैरियोटिक्स में हमारे पास स्पेशली बैक्टीरियाज में क्या होता है, हमारे पास वहाँ पर स्पेसिफिक ड्रग्स है फ्लोरोक्विनोलोन्स, जिसमें हमारे पास है प्रोफ्लॉक्सिसिन, लेवोफ्लॉक्सिसिन वगैरह है। वो हमारे पास इन एंजाइम को इसी तरह इनहिबिट कर उनके न्यूक्लियस एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, और जो हमारे पास इनके लाइगेज एक्टिविटी उसको इनहिबिट करते हैं, और इसी तरह इनमें जो रेप्लिकेशन है उसको स्टॉप करते हैं। सो ये था आपके पास इनिशिएशन और इनिशिएशन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इलोंगेशन की तरफ। अब हमारे पास इलोंगेशन में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास जो डीएनए है इससे अब हमने रिप्लिकेशन स्टार्ट करना है, न्यू स्ट्रैंड्स बनाने हैं बाई डायरेक्शनल दोनों जगह पर। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर डीएनए एंजाइम है जो हमारे पास पॉलीमरेज है और वो न्यू स्ट्रैंड बनाएगा, वो उसके जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले वो उसके लिए एक आरएनए पॉलीमर चाहिए होता है स्टार्ट करने के लिए। लेट्स सपोज यहाँ पर आपका एंजाइम है, ठीक हो गया, जिसने आगे से स्ट्रैंड बनाना है, लेकिन इसको वो अकेले स्टार्ट नहीं कर सकता। उसके लिए पहले एक बंदा चाहिए जो आगे थोड़ा सा काम करके उसको रास्ता बताए कि आपने यहाँ से आगे जाना है, फिर उसके बाद वो आगे अपना काम करेगा। सो इसके लिए हमारे पास एक एंजाइम है आरएनए स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज जिसका नाम है प्राइमेज। ये क्या करता है,
ये इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रिप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। और ये क्या करता है, एक शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए बनाता है, और वो कितने का होगा, अप टू मैक्सिमम 10 न्यूक्लियोटाइड्स तक इसका जो लेंथ होगा वो होगा। और आपके पास इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन से होगी, 5 to 3 होगी। लेट्स अब यहाँ पर आप देखें जो आपके डीएनए रिप्लिकेशन वो आपके पास कहाँ से होगा, 3 to 5 डायरेक्शन पे आपके पास रिप्लिकेशन की जो रीडिंग है वो होगी। लेकिन जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो आपके पास 5 to 3 होगा। ठीक हो गया। लेट्स सपोज ये आपके पास है पुराना स्ट्रैंड, ठीक है, पेरेंटल स्ट्रैंड, ये आपके पास है 3 to 5। जब आपके पास प्राइमेज आएगा या डीएनए पॉलीमरेज आएगा वो आपके पास पेरेंटल स्ट्रैंड को रीड करेगा 3 to 5। लेकिन जो न्यू स्ट्रैंड वो बनाएगा, वो न्यू स्ट्रैंड आपके पास वो बनाएगा 5 to 3 एंड। ठीक हो गया, इस तरह होता है ये। अच्छा, सो हमारे पास यहाँ पर प्राइमेज क्या करेगा, वो आपके पास आएगा यहाँ पर। ठीक हो गया। लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास प्राइमेज आ गया और उसने यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट कर दिया 3 to 5, और उसने एक शॉर्ट सा पॉलीमर बना दिया आरएनए का। ठीक है, ये जो आपके पास छोटा सा है, और ये आपके पास इसकी जो डायरेक्शन है वो आपके पास कौन सी है, 5 to 3। अब इसके बाद क्या करेगा, जब ये 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनाएगा, इसके बाद हमारे पास आता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3, और ये हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम है जो आगे जाके रिप्लिकेशन को कंटिन्यू करता है। और ये कहाँ से कंटिन्यू करे, जो आपके पास आरएनए प्राइमर बनता है उससे आगे जाके ये प्राइमर स्टार्ट करेगा। और इसकी डायरेक्शन भी आपके पास कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन भी आपके पास 5 to 3 होगी। ठीक हो गया, क्योंकि ये रीडिंग करेगा पेरेंटल स्ट्रैंड की 3 to 5, जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो 5 to 3 होगा। अच्छा, इस डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम के स्पेसिफिक फीचर्स है। सबसे पहले क्या करेगा, ये आपके पास पेरेंट स्ट्रैंड को रीड करेगा 3 to 5। ठीक हो गया, वो तो ऑलरेडी 3 to 5 रीड कर रहा है। और इसके बाद क्या करेगा, न्यू स्ट्रैंड बनाएगा 5 to 3। ठीक हो गया, तो ये भी आपको क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद एक और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है इस एंजाइम का, वो ये है कि जो न्यू स्ट्रैंड बनाएगा, लेट्स सपोज इसने एक स्ट्रैंड बनाया। ठीक हो गया, एक स्ट्रैंड बनाया, यहाँ पर एक ये आपके पास आरएनए प्राइमर है, उसके बाद इसने यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड बना लिया एक। ठीक हो गया। अब इसके बाद जब आगे जाने से पहले ये दोबारा प्रूफ रीड करेगा, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसको रीड करेगा 3 to 5, जो उसने अपना बनाया है जो न्यू स्ट्रैंड बनाए उसको भी 3 to 5 रीड करेगा कि आया मैंने इसमें कोई मिस्टेक किया है या नहीं। लेट सपोज यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी आना चाहिए, तो ये दोबारा देखेगा कि मैंने टी लगाया है या सी वाला न्यूक्लियोटाइड लगाया। अगर इसने गलत लगाया है तो इसके पास एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस। वो आपके पास बैक साइड पर 3 साइड से जाएगा 5 साइड पर, और लेट सपोज अगर इसने टी के बजाय सी लगाया है तो इस न्यूक्लियोटाइड को दोबारा रिमूव करेगा। उसके बाद वापस 3 to 5 रीड करेगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पर टी जो आपके पास है टी न्यूक्लियोटाइड उसको लेके आएगा, यहाँ पर लगाएगा, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। सो ये उसका होता है प्रूफ रीड। सो इसके 3 जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके पास क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड को 3 to 5 रीड करता है, न्यू स्ट्रैंड को 5 to 3 बनाता है, और प्रूफ रीड करता है अगेन 3 to 5। और अगर इसमें कोई भी मिस्टेक हुई तो उसके लिए इसके पास एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है जो 3 to 5 कटिंग करता है और फिर उसके बाद न्यू स्ट्रैंड बनाता है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आपके पास स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स की सप्लाई लाजमी होनी चाहिए, और वो हमारे पास है डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राईफॉस्फेट और डीऑक्सी ट्राइमिडीन ट्राईफॉस्फेट। इनकी जो सप्लाई वो आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम होती है, और आगे जाके ये आपके पास जो डीएनए की इलोंगेशन है और रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। सो लेट सपोज अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इलोंगेशन स्टार्ट होता है। अब हेलिकेज एंजाइम आगे जाके ओपन कर रहा है। लेट सपोज यहाँ से आगे हेलिकेज एंजाइम आ रहा है, ये अब आपके पास हेलिकेज एंजाइम जो आगे जाके अनवाइंडिंग कर रहा है। अब यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा डीएनए स्ट्रैंड बन गया, 3 to 5 पेरेंटल स्ट्रैंड है, और जो न्यू स्ट्रैंड है वो आपके पास 5 to 3 हो गया। और आपके पास इसी तरह मैंने आपको क्या बताया, बाई डायरेक्शनल है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखना है, फॉर एग्जांपल जब यहाँ तक आपके पास रिप्लिकेशन बबल था, सो इसमें आपके पास 5 to 3 यहाँ से भी प्राइमर बन गए, 5 to 3 यहाँ से बन गए, और इस साइड पर आपने डीएनए पॉलीमरेज 3 ने छोटा सा स्ट्रैंड बना दिया। अब आपके पास जो डीएनए हेलिकेज वो इस साइड पर जा रहा है। ठीक हो गया। लेट सपोज यहाँ से आगे अब इतना और इसने खोल दिया। अब जो आपके पास 3 to 5 वाला स्ट्रैंड है जिसके डायरेक्शन में आपका हेलिकेज एंजाइम उसके डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड बने वो तो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, 5 to 3 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपका हेलिकेज एंजाइम है उसने आगे जाके थोड़ी सी जगह और ओपन कर दिया। सो आपके पास यहाँ से जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है उसको आने से पहले यहाँ पर सबसे पहले आपके पास फिर प्राइमेज एंजाइम आएगा, थोड़ा सा प्राइमर बनाएगा, फिर उसके बाद वो आगे
5 to 3 आपके पास जो सेकेंड स्ट्रैंड है, न्यू स्ट्रैंड, वो बनाएगा। फिर उसके बाद जब हेलिकेज एंजाइम और एक सेगमेंट खोलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर प्राइमेज आएगा, और प्राइमेज आने के बाद यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3 छोटा सा सेगमेंट जितना अनवाइंड होगा उसकी रिप्लिकेट करेगा, और इवेंचुअली जाके आगे इस तरह छोटे छोटे सेगमेंट्स बनते हैं एक स्ट्रैंड पर, और जो आपके पास वो स्ट्रैंड जो डायरेक्शन ऑफ हेलिकेज के बनता है वो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट होता है। सो यहाँ पर एक कंसेप्ट आते हैं दो तरह के। एक हमारे पास होता है लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड हमारे पास क्या है, इसमें जो न्यू स्ट्रैंड है वो न्यू स्ट्रैंड जो हमारे पास बनता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन 4, ठीक हो गया, जो डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन 4 पे बनता है वो हमारे पास है लीडिंग स्ट्रैंड। जो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास है लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरा हमारे पास होता है लेगिंग स्ट्रैंड। लेगिंग स्ट्रैंड क्या है, वो स्ट्रैंड जो हमारे पास रेप्लिकेशन 4 से अवे बनता है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाके बन रहा होता है, वो हमारे पास होता है लेगिंग स्ट्रैंड। और यहाँ पर एक और चीज़ आप देखें कि ये जो हमारे पास लेगिंग स्ट्रैंड है इसमें हमारे पास डीएनए के शॉर्ट फ्रेगमेंट्स बनते हैं, क्योंकि हर जगह पर आपके पास पहले प्राइमर आएगा, प्राइमर थोड़ा सा प्राइम बनाएगा, फिर उसके बाद आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आपके पास आगे जाके काम करेगा। सो इस शॉर्ट सेगमेंट्स जो आपके पास लेगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं इसको कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक हो गया, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और यहाँ पर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास यहाँ पर प्राइमेज एंजाइम है उसने आपका जो 3 to 5 स्टैंड है उस पर तो एक जगह पर प्राइमर लगाया है, उसके बाद वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन लेगिंग स्टैंड पर आपके पास मल्टीपल एरियाज़ पर आपके लिए प्राइमेज चाहिए। सो प्राइमेज एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो उसको स्लाइड करता जाता है इस डीएनए पर आगे जाके बाकी जगहों पर। सो इसको इस कम्बिनेशन को प्राइमेज एंजाइम प्लस प्रोटीन कहते हैं प्राइमोसोम, ठीक हो गया, लेगिंग स्ट्रैंड पर। लीडिंग स्ट्रैंड पर नहीं, लीडिंग स्ट्रैंड पर तो उसने एक जगह दिखाया और उसके बाद आगे जाके उसका काम ख़त्म हो गया। सो ये था हमारे पास इलोंगेशन, ठीक हो गया, इलोंगेशन में लीडिंग और लेगिंग स्ट्रैंड। अब इसके बाद है हमारे पास जब हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन आगे जाता है, कंप्लीट हो जाता है, लेट सपोज फॉर एग्जांपल इतना ही था और ये हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास प्राइमर होता है, आरएनए प्राइमर तो हमें डीएनए में चाहिए ही नहीं है, तो हमें ये रिमूव करना होता है, और इसके बजाय जो प्राइमर है इस एरिया पर हम जो डीएनए है, जो स्पेसिफिक डीएनए है उसको वापस यहाँ पर रीड करके लगा देते हैं। इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज 1। अब ये आएगा यहाँ पर, और इसके जो स्पेसिफिक फंक्शन, इसके फर्दर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले इसमें जो सिमिलरिटी डीएनए पॉलीमरेज 3 के साथ वो ये है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 की तरह ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड को 3 to 5 रीड करेगा और 5 to 3 न्यू स्ट्रैंड बनाएगा, और प्रूफ रीडिंग इसकी 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम इसके साथ वो एक्टिविटी होती है। अब इसके साथ एडिशनल जो इसमें स्पेसिफिक एक्टिविटी वो क्या है, वो ये है कि जो आपका प्राइमर बनता है, जो आपका प्राइमर बना है ये तो आपके पास 5 to 3 है, ठीक हो गया। सो इसमें इसके साथ एक एंजाइम होता है जिसकी एक्टिविटी होती है 5 to 3 जो आपकी आरएनए है उसको रिमूव करना। लेट सपोज यहाँ पर आपका है एंजाइम डीएनए न्यू स्ट्रैंड हो गया, और इसके साथ यहाँ पर है आपका प्राइमर। प्राइमर कहाँ से है, 5 to 3 स्ट्रैंड है। अब ये जो एंजाइम है ये आपके पास 5 to 3 एक एक पॉलीमर को हटाएगा यहाँ से एक्सोन्यूक्लियस के जरिए, और फिर उसके बाद यहाँ पर न्यू जो आपका न्यू न्यूक्लियोटाइड है वो यहाँ पर डीएनए के थ्रू रिप्लेस करेगा। सो ये आपके पास काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक हो गया। अब इससे क्या होगा, लेट सपोज ये आपके पास एक जो डीएनए ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट है उससे प्राइमर हटाएगा, फिर उसके बाद दूसरे से, फिर उसके बाद तीसरे से, फिर उसके बाद चौथे से, और इवेंचुअली जितने भी प्राइमर होंगे वो उन सारों को हटा देंगे। अब इस एंजाइम का एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये है कि जो आपके पास दोनों स्ट्रैंड्स है इन दोनों के दरमियान जो लाइगेशन है, अब वो काम ये नहीं कर सकते। इसने प्राइमर तो हटा लिया, लेकिन उस प्राइमर को जो न्यू डीएनए है इन दोनों को आपस में फ्यूज़ करने के लिए वो ये काम नहीं कर, उसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। अब यहाँ पर आएगा डीएनए लाइगेज एंजाइम, और ये आपके पास जो स्ट्रैंड्स है इन सारों को आपस में फ्यूज़ करेगा, और इस तरह आपका जो स्ट्रैंड है वो बिल्कुल सेम टू सेम बन जाएगा, और जो फ्रेगमेंट्स है उन सारों को फ्यूज़ कर देगा। सो इसके बाद आपका है थर्ड जो लास्ट है वो आपके पास टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कैसे होगा, जब आपके पास एक रेप्लिकेशन बबल दूसरे, मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीपल जगह पर होता है, एक रेप्लिकेशन 4 दूसरे रेप्लिकेशन 4 के साथ पहुंच जाता है। सो यहाँ पर आपकी जो डीएनए है वो टर्मिनेट हो जाए, रेप्लिकेशन टर्मिनेट हो जाता है, और फिर आपके बाद लाइगेज एंजाइम आके इस स्ट्रैंड को और इस स्ट्रैंड से जो बना है उन दोनों को लाइगेज कर, और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट यहाँ पर जो इसने फ्यूज़ किया यहाँ से इन सारों को भी एक साथ फ्यूज़ करते हैं, और इस तरह आपका जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर
क्लिनिकली एक स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, वो क्या है, जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसकी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है, वो ये है कि ये थोड़ा सा अंधा है, मतलब कानों से सुनता नहीं है, बस इसको जो नज़र आता है वही करता है। अब इसमें क्या है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजीनियस बेस को चेक करते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास है एक नाइट्रोजीनियस बेस है, ठीक है, ये आपके पास पेंटोज शुगर है, इसके साथ नाइट्रोजीनियस बेस है और यहाँ पर फास्फाइड ग्रुप है। लेट्स सपोज ये एडेनोसिन ट्राईफास्फेट है। अब ये जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये सिर्फ और सिर्फ इसको चेक करेगा कि अच्छा ये नाइट्रोजीनियस बेस है इसके साथ, ठीक है, इसको आगे लगाओ डीएनए रेप्लिकेशन में, एक पॉइंट लगाओ। फिर उसके बाद गुआनिन है, ठीक है, गुआनिन नज़र आए इसको, वो लगाओ, साइटोसिन लगाओ, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल को चेक नहीं करता कि इसके साथ शुगर कौन सा है। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आपके पास कार्बन नंबर 3 पर OH होता है डीएनए में और कार्बन नंबर 2 पर सिर्फ और सिर्फ H होता है, ठीक हो गया। तो वो इसको नहीं देखता कि ये मैं डीऑक्सी लगा रहा हूँ या राइबोज लगा रहा हूँ या डाईऑक्सी राइबोज लगा रहा हूँ। अब इसमें क्लिनिकली इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स है जिसको कहते हैं सूडो न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसमें क्या है कि इसमें ये हमारे पास स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं जिसमें शुगर मॉलिक्यूल को हम अल्टर करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम कार्बन नंबर 3 पे भी जो ऑक्सीजन है उसको भी उड़ा देते हैं। जब इसको भी उड़ा दे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2,3। पहले तो हमारे पास 2 पर ऑक्सीजन नहीं था, अब 3 से भी हमने उड़ाया 2,3 डाईऑक्सी एडेनोसिन, ठीक हो गया। और ये हमारे पास और इसमें हम नाइट्रोजीनियस बेस लगा देते हैं जो डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए, जो इसने करना है AGC वाला वो हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चेंजेस कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा, लेट्स सपोज इस एंजाइम ने अब इस जो हमारे पास सूडो न्यूक्लियोटाइड A वाला इसको लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो न्यू स्ट्रैंड में नेक्स्ट जो हमारे पास आपके पास जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा, लेट्स सपोज यहाँ पर G आ रहा है या C आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पर OH होता है, यहाँ पर हमारे पास O नहीं होगा इसमें, तो आपके पास नेक्स्ट स्ट्रैंड बनेगा नहीं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, टर्मिनेशन कर देगा और आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन है आपके पास उधर ही ख़त्म कर लेगा जब आपके पास ये सूडो न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं स्ट्रैंड में। सो यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक ड्रग्स है। ए के लिए हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड ए है उसको हम कहते हैं वाइडाराबाइन, जो जी है उसके लिए एसाइक्लोवीर है, जो सी है इसके लिए साइटाराबाइन और डी के लिए जिडोविडिन है। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक ड्रग्स है। इनमें जो हमारे पास एसाइक्लोवीर है ये जिडोविडिन है, ये हमारे पास एंटी HIV है। तो हम अगर इसको HIV में हम दे देते हैं तो वो क्या करेगा, जो इसका HIV का जो डीएनए पॉलीमरेज है 3 वो आपके पास ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है जब ये आगे इसमें डीएनए रेप्लिकेशन में लगा देगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो रेप्लिकेशन वो उधर ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन बाय गिविंग अल्टर्ड शुगर मॉलिक्यूल इन द नाइट्रोजीनियस बेस। सो ये था हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक हो गया। इसके 3 जो स्टेप्स है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, इसको हमने डिटेल से कर दिया। अब इसके बाद स्पेसिफिक मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक्स में आलमोस्ट इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन सेम होता है, बस थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए है वो हमारे पास सर्कुलर डीएनए होता है और उसमें हमारे पास एक ही क्रोमोसोम होता है, ठीक हो गया, सर्कुलर डीएनए, ठीक है, और 1 पेयर। और यहाँ पर हमारे पास जो यूकैरियोट इनमें हमारे पास लीनियर डीएनए होता है और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसमें जो प्रोकैरियोट इसमें हमारे पास सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जो मैंने आपको बताया। लेट्स सपोज इस लोकेशन पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और यहाँ से आपका पूरा रेप्लिकेशन होता है। जो प्रोकैरियोटिक है इसमें हमारे पास मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इससे क्या होता है, रेप्लिकेशन को स्पीड अप कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रोकैरियोटिक्स में ये जो रेप्लिकेशन है इनका वो बाइनरी फिशन से थ्रू बैक्टीरिया में होता है, बाइनरी फिशन। तो इसमें हमारे पास रेप्लिकेशन किसी भी टाइम हो सकता है, ठीक है। इसका टाइम का ये नहीं पता कि लेट्स सपोज इसका स्पेसिफिक फेज़ होगा कि वहाँ पर जाके जब ये सेल उधर जाएगा तो उस फेज़ में ये रेप्लिकेशन करेगा, ये नहीं है, इसमें किसी भी टाइम हो सकता है। लेकिन जो आपके पास यूकैरियोटिक है इनमें जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो आपके पास स्पेसिफिक टाइम पर होता है और वो हमारे पास जो सेल साइकिल का S फेज़ है उसमें होता है। सेल साइकिल से पहले हमारे पास G1 फेज़ होता है, उसमें सेल क्या करता है, रेप्लिकेशन के लिए पहले मटेरियल्स को रेडी कर देता है, फिर उसके बाद S फेज़ में हमारे पास रेप्लिकेशन होती है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रोकैरियोटिक, उसमें हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 है जो रेप्लिकेशन करता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, प्राइमर को रिमूव करके वहाँ पर डीएनए बना देता है, लगा देता है, और डीएनए लाइगेज आपके ओकोसा के फ्रेगमेंट को एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं। जो हमारे पास
यूकैरियोटिक्स के, इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास जो रेप्लिकेशन इनिशिएशन इसके लिए एक स्पेसिफिक कम्प्लेक्स बनता है, वो है हमारे पास मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस कम्प्लेक्स। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक हेलिकेज एंजाइम है जो कि आपके पास रेप्लिकेशन को इनिशिएट करते हैं, और इसको रेगुलेट करते हैं स्पेसिफिक काइनेज एंजाइम जिसका नाम है CDC7-DBF4 काइनेज एंजाइम, जो इसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा हमारे पास जो एंजाइम्स है यहाँ पर वो डिफरेंट है। प्रोकैरियोटिक में 3 एंजाइम है। यहाँ पर हमारे पास DNA पॉलीमरेज अल्फ़ा है। ये क्या करता है, ये हमारे पास इसके 2 काम है, एक तो प्राइमेज करता है, दूसरा इनिशिएशन करता है रेप्लिकेशन के लिए। दूसरा हमारे पास DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड को बनाता है। दूसरा हमारे पास है DNA पॉलीमरेज डेल्टा, ये हमारे पास ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को बनाता है लैगिंग स्ट्रैंड में। फिर हमारे पास है DNA पॉलीमरेज बीटा, ये हमारे पास क्या कहते हैं यूकैरियोटिक्स में, फॉर एग्जांपल अगर कोई नए DNA डैमेज हो गए या उसमें कोई रिपेयर का काम है, वो हमारे पास ये करता है DNA पॉलीमरेज बीटा। और लास्ट में हमारे पास यूकैरियोटिक्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी रेप्लिकेशन अलग होती है, उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम है DNA पॉलीमरेज गामा, और वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल DNA को रेप्लिकेट करता है। अब इसके अलावा जो हमारे पास जो प्राइमर्स को रिमूव करता है यूकैरियोटिक्स में, वो भी स्पेसिफिक एंजाइम है RNase-H, और दूसरा हमारे पास है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1, और ये हमारे पास प्राइमर को रिमूव करते हैं। बाकी जो आपके पास फिनोमेना है प्रोकैरियोटिक्स में, यूकैरियोटिक्स में इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, वो आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम है। बस ये कुछ एंजाइम्स है जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम है यूकैरियोटिक्स में डिफरेंस है, और काफ़ी सारे हैं स्पेसिफिक फंक्शंस हैं उनके। और DNA यूकैरियोटिक्स में एक तो वो सिंपल और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, एक ही क्रोमोसोम पेयर है, तो उसमें आपके पास इतना डिफरेंस नहीं होता। सो दिस वाज ऑल अबाउट DNA रेप्लिकेशन। अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपको इसी तरह ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे।